वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी जो अपना टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट आर है जो प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन करता है, और सपोज कर लेते हैं टाइम इक्वल 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो था वो था 10 मोल पर लीटर। तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? 0। मतलब ये वह टाइम है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। कहने का मतलब रिएक्शन नहीं शुरू हुआ था। तो अगर टाइम इक्वल 0, जब टाइम 0 था मतलब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था, तो रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा और प्रोडक्ट क्या बना होगा? 0। ऐसे जैसे जैसे टाइम बीतता है, सपोज करो टाइम इक्वल जैसे 2 सेकेंड हुआ, तो 2 सेकेंड में इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि 8 मोल पर लीटर हो गया, और ये हो गया 2 मोल पर लीटर। सपोज कर लो मैं कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में गिल रहा हूँ, यानी 8 मोल पर लीटर यहाँ से ख़त्म हुआ तो 2 मोल पर लीटर ये बना 2 सेकेंड में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज कर लो कि टाइम अगर हो जाता है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में सपोज कर लेते हैं ये आ जाता है 6 मोल पर लीटर, और ये कितना बन जाता है? 4 मोल पर लीटर। ऐसे टाइम इक्वल अगर हम लेते हैं 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में हो जाता है 4 मोल पर लीटर, और ये कितना हो जाता है? 6 मोल पर लीटर। अब यहाँ से आप देखो इन तीनों कंडीशन में जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, टाइम इक्वल 0 या फिर टाइम 2 सेकेंड या फिर टाइम 4 सेकेंड, यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा था। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 तो रिएक्टेंट का 10 था, प्रोडक्ट का 2 हुआ तो रिएक्टेंट का 8 हो गया, प्रोडक्ट का 4 हुआ तो रिएक्टेंट का 6 हो गया। लेकिन इस वाले में देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर है और रिएक्टेंट कितना है? 4 मोल पर लीटर है। 6 इसका है, 4 इसका है, यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर कम है। तो इसके बाद जब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तब रिएक्शन इसी स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगा। रिएक्शन जो है अब वो स्लो स्पीड से बढ़ेगा, यानी कि अब इसको सपोज करिए 6 सेकेंड में हुआ तो सपोज करिए 12 सेकेंड में कितना होगा? 2 मोल पर लीटर, और कितना हो जाएगा? 8 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था उससे में स्पीड चल रहा था, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है? 4 है। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हुआ, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हुआ। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। सिंपल सी एक बात मैं कहूँ तो रिएक्टेंट का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। क्या समझा? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो पहली बात क्लियर है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, जो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। अब सपोज कर लो सेकेंड कह रहा है टेम्परेचर। अब जनरल देखो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया जहाँ पर 2 रिएक्टेंट या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पर रिएक्टेंट को जब हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर की वजह से रिएक्टेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनकी रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता है। और ये फैक्ट ये भी है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे कि 10 डिग्री सेल्सियस किसी रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। वो जैसे जैसे 10 आप डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाओगे रिएक्शन डबल होता जाएगा। कैटालिस्ट की यदि हम बात करें, कुछ केमिकल रिएक्शन सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे लिखा यह है N2 + H2 और ये बनाता है NH3। तो इस प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दूँ तो यहाँ पे लगा देते हैं 2, 3 2 6 सारे बैलेंस है। तो ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन, इस रिएक्शन को और तेज करने के लिए यहाँ पर एक
एक कैटालिस्ट ले सकते हैं प्लेटिनम। तो ये जो प्लेटिनम है अमोनिया के फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा देता है। कैटालिस्ट का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। कुछ कैटालिस्ट होते हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन घट भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अब कैटालिस्ट अगर हम लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक सिमिलर छोटा पाथ दे देता है होने के लिए। जैसे कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। अब इस लड़के को इस पहाड़ से होते हुए यहाँ तक जाना है। एक ही रास्ता इस लड़के के पास। ये लड़का यहाँ से चलना शुरू करेगा, इधर चढ़ते चढ़ते जाएगा यहाँ पे, तब पहुँचेगा यहाँ पे। तो इस पहाड़ को चढ़ने में इसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये जो पहाड़ वाला रास्ता इसकी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ से बीच में रास्ता बना दूँ इसके लिए, पहाड़ के बीच से, तो इस रास्ते से ये बहुत आसानी से जा सकता है और कम समय लगेगा। ये जो बीच वाला रास्ता है यही कैटालिस्ट समझो आप। बीच वाला जो रास्ता है क्या है? कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट यही काम करता है। अगर रिएक्शन को इतने टाइम में होना है, इतने स्पीड से जा करके होना है, तो वो उसको एक शॉर्ट मीडियम में देता है जिससे रिएक्शन कम समय में आसानी से हो जाता है। तो क्या समझा? कैटालिस्ट का यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इसका एक जनरल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर हम पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट को यूज कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और एक में जिसमें हम सॉलिड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है, सपोज करो रिएक्टेंट ए है, और ये अपने पास कोई एक रिएक्टेंट बी है। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर रिएक्शन शुरू होना भी चाहेगा तो यहाँ पे सरफेस ये जो दिखाई रहा है, सरफेस के बगल में यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसके अंदर से रिएक्शन होना शुरू होगा। कोई भी चीज़ होता है उसके बाहर का जो सरफेस होता है वहाँ से रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, और रिएक्शन सरफेस से होते होते अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर सरफेस से रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जितना ज़्यादा सरफेस उसको मिलेगा, रिएक्शन उतना ही तेज़ी से होगा। अब सपोज करो अब इतना ही एरिया मिल रहा है इसको, इतना ही सरफेस एरिया मिल रहा है, तो रिएक्शन रेट इसके हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन एक काम करें, इस रिएक्टेंट को ऐसे काट के और छोटे छोटे फॉर्म में कर दें, और इन छोटे छोटे फॉर्म का मतलब कि इसे हम पाउडर फॉर्म में कर दें। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में आएगा मतलब ये बहुत छोटे छोटे ऐसे दानों के रूप में हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, किसी एक डॉट को रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो बहुत आसानी से कर लेगा। वो डॉट है, रिएक्शन करने में बहुत कम समय लेगा। डॉट समझ रहे हो ना आप? पाउडर फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। इसका एक बड़ा सा शेप ले सकते हैं रिएक्टेंट का। वो रिएक्शन धीमे धीमे करेगा, स्लो करेगा, लेकिन उसी का पाउडर फॉर्म ले लेंगे तो रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। यानी कि सरफेस एरिया आप बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया किसका? तो रिएक्टेंट का, ये भी याद रहे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि पाउडर फॉर्म में कोई रिएक्टेंट लेकर यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब देखो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंट में ही होते हैं। जैसे कि सपोज कर सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनेगा HCl, ये रहा हाइड्रोजन और क्लोरीन, इससे क्या बनता है? HCl। तो ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत तेजी से होता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट में हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिल्क से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना ये बहुत तेजी से होता है। लाइट नहीं होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन लाइट रहेगा तो ये बहुत तेजी से होगा। यानी ये जो रिएक्शन है ये अफेक्ट हो रहा है लाइट की वजह से। अगर इसको लाइट मिल जाए तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इतना क्लियर है कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन पांचों फैक्टर के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा। मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और 10 डिग्री सेल्सियस राइज जो टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैटालिस्ट की बात करें तो जब कैटालिस्ट लेंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस एरिया कम करने पर, यानी पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट्स को लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शन लाइट के प्रेजेंट में होते हैं, अगर लाइट हम उसको दे देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं, ठीक है। तो ये जब पांचों पॉइंट क्लियर हो गए तो इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं और अब पढ़ते हैं
रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। अब ये जो रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम सीखेंगे किसी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें, रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाएं कैसे। वैसे तो dx अपॉन dt वो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन का वो रेट ऑफ रिएक्शन था, लेकिन उसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, वैल्यूज़ को फाइंड करना कंसंट्रेशन के बेस पे, ये हम देखते हैं। और इसे मैं बोलूँगा रेट लॉ, और या फिर इसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक रिएक्टेंट है AA और ये है BB और ये बनाता है CC और क्या बनाता है DD। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ABCD जो स्मॉल वाले हैं, जो स्मॉल AB है ये क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, तो देखो ये रिएक्टेंट है ना अपने, ये रिएक्टेंट्स का है, A और B स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का। ऐसे ही हम बात करें किसके, C और D के लिए, ये भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, लेकिन किसके हैं, तो प्रोडक्ट के हैं। बात क्लियर है। अभी जो मैंने लिखा एक केमिकल रिएक्शन AA स्मॉल a प्लस कैपिटल A प्लस BB में फॉर्म CC प्लस DD। यहाँ पर जो स्मॉल AB है ये रिएक्टेंट A का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल B का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इस C प्रोडक्ट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये स्मॉल d कैपिटल D का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है भाई। तो अगर इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो हम लिखेंगे रेट इक्वल K और अपने पास क्या है A टू पावर X और ऐसे लिखेंगे B टू पावर Y। ये कहोगे अब ये क्या कहाँ से आ गया, रेट इक्वल A पे पावर X B पे पावर Y। अब देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा किसकी वजह से, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल KR, ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा और R आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो पावर है ये जो है इस प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो X और Y है वो A और B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे A का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a है, B का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल b है, तो यहाँ पर पावर ऐसे भी यूज किया जा सकता था, A पे पावर स्मॉल a और यहाँ पे B पे पावर स्मॉल b, लेकिन ये नहीं किया जाता है। रीज़न ये है कि ये A और B के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आप कहोगे ये कैसी बात आप कर रहे हो, आप हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। हाँ ये बात सही है, वो डिपेंड करते हैं प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन करते हैं। अभी एग्जांपल मैं दूंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो X और Y हैं ये X A के बराबर हो भी सकता है, X A के बराबर नहीं भी हो सकता है। ये जो Y है B के बराबर हो सकता है, Y B के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो बात क्लियर है। रेट कैसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, रेट इक्वल K A पावर X B पावर Y। अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट होता है तो सिंगल ही लेंगे, ठीक है। रेट को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, माइनस dr अपॉन dt, ये रिएक्टेंट ही तो है, ये रिएक्टेंट है तो माइनस dr अपॉन dt लिख सकते हैं, जैसा हमने पीछे सीखा था। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन माइनस dr अपॉन dt के रूप में लिखते हैं। यह हो जाएगा k, यह है a पावर x और b पे पावर क्या लिख सकते हैं, y। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास है NO प्लस O2, ये बनाता है NO2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अभी देखो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिखाई दे रहा है, NO प्लस O2 ये बनाता है 2NO2। अगर कहा जाए इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखो तो रेट एक्सप्रेशन हम इसके लिए ऐसे लिखेंगे, रेट इक्वल K। रिएक्टेंट देखो एक है NO और एक क्या है रिएक्टेंट O2 है, एक रिएक्टेंट NO है और एक रिएक्टेंट O2 है। तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन सवाल है कि इसके ऊपर पावर कितनी लगानी है। तो पावर मैंने कहा वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन किया गया, देखो जैसे ही
NO नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन डबल किया गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या किया गया, डबल, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फैक्टर 4 से इंक्रीज करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाता है। बात समझने में क्या बोल रहा हूँ, जब रिएक्टेंट NO का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ता है, जब इसका कंसंट्रेशन 3 गुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुने से बढ़ता है। इसका अगर 3 गुना कर देते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 गुने से बढ़ता है, 9 गुने से बढ़ता है। अच्छा ये बताओ कैसे बढ़ रहा है, तो स्क्वायर बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि NO के ऊपर जो पावर लगानी है वो कितनी लगानी है, 2 क्यों लगाया भाई, 2 इसलिए लगाया कि वो स्क्वायर बढ़ा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर इसे हम डबल कर रहे हैं तो 4 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, अगर इसे 3 गुना कर रहे हैं तो 9 से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्क्वायर से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जा रहा है, बस बात दिमाग में इतनी आप रखोगे, प्रैक्टिकली डिटरमाइन हो रहा है। ऐसी बात करेंगे O2 के लिए, तो जब O2 का कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 गुना बढ़ा, O2 के कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 पावर बढ़ रहा है, किसी भी संख्या के ऊपर 1 पावर रखते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, चेंज तो नहीं होती, 10 के पावर 1 यानी 10 ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना है उतना ही बढ़ रहा है। 2 गुना कर रहे हैं डबल हो रहा है, 3 गुना कर रहे हैं ट्रिपल हो रहा है, यानी इसके ऊपर पावर क्या लगानी है, 1 लगानी है। यानी अब एग्जैक्ट जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा KNO2 उसके ऊपर पावर कितनी लगाएंगे, 1 लगाएंगे। बात क्लियर है। ये कैसे डिटरमाइन किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। x और y की जो वैल्यू है, ये x और y की जो वैल्यू है ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूँ।